मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं उज्जवल शुक्ला, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉमर्स व्यवस्था पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है फोर्थ यूनिट के सेकंड पार्ट की बारी। मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट बताया था और कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ एससीएम और भी बहुत सारी चीजें बताई थी। आज है डिमांड फोरकास्टिंग इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट और उसके अदर एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करने की। तो सबसे पहले इससे पहले कि अपना वीडियो स्टार्ट करूं, मेरी आपसे एक अपील है, एक हम्बल अपील है कि प्लीज अपने इस चैनल कॉमर्स विस्टा को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, इसके कंटेंट्स को शेयर करिए और शेयर करने के साथ साथ खुद भी समझिए, औरों को भी समझाइए और लिंक्स ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा मेरा चैनल मतलब आपका ये जो घर है कॉमर्स विस्टा ये बढ़ेगा। चलिए, ये तो हुई प्रमोशन के बाद। अब आइए बात करते हैं मेन डिमांड फोरकास्टिंग इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हियर इज द कंटेंट। डिमांड फोरकास्टिंग मेन है कि डिमांड, हमने एक्चुअली इकोनॉमिक्स में भी डिमांड फोरकास्टिंग पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसमें क्या है, डिमांड फोरकास्टिंग एक प्री एस्टिमेशन है कि हमें किस तरीके से चीजें मिल सकती हैं या हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स और ज्यादा अच्छे से सेल आउट कर सकते हैं। तो इस सेल आउट स्ट्रेटेजी के लिए हमारा मेन टारगेट जो होता है वो है कि हम पहले कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस को जाने, एक सर्वे करवाएं, उस सर्वे के थ्रू हम ये जाने कि एग्जैक्टली कस्टमर चाहता क्या है और उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम अपनी डिमांड फोरकास्टिंग कर लेते हैं कि हाँ भाई, इतना गुड्स लगेगा, इतना रॉ मटेरियल भेजें, इतना रॉ मटेरियल मंगाना पड़ेगा, इतनी फाइनेंशियल बजटिंग करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें हम एस्टिमेट करते हैं उसमें, ठीक। सेम चीज यहाँ भी है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मैंने आपको पिछले वीडियो में बता के रखा हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। आइए मेन देखते हैं। तो सबसे पहला आपकी ये है कि डिमांड फोरकास्टिंग फैसिलिटेट्स critical business activities like budgeting, financial planning, sales and marketing plans, raw material planning, production planning, risk assessment and last but not the least is formulating mitigation plans. मेन है कि आपकी जो डिमांड फोरकास्टिंग है वो जितने भी क्रिटिकल बिजनेस, इन सबको क्रिटिकल बिजनेस एक्टिविटीज इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे मेन सबसे पहले बजटिंग सबसे क्रिटिकल है, क्योंकि कितना लगेगा पैसा, कितना हम उससे रिकवरी कर लेंगे, ये चीजें बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होती हैं। आप इनको सिर्फ एस्टिमेट कर सकते हो, एग्जैक्टली वही फिगर आपको मिल जाए ये जरूरी नहीं है। लेकिन सप्लाई चेन में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है कि हम जब अपने से नीचे वाले से जब रॉ मटेरियल मंगवाएंगे तो वो क्या है, वो हमारा सप्लायर है, तो हम उसके लिए क्या बन गए, कस्टमर बन गए। तो वो अपने कस्टमर्स को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करे और दूसरी चीज पेमेंट भी ऑन टाइम हो जाए और कोई ओवरलैपिंग ना हो, अंडरलैपिंग या ओवरलैपिंग ना होने पाए, उसको भी हम बचाएंगे, ठीक है। दूसरा है हमारा सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान। तो बजटिंग के बाद फाइनेंशियल प्लानिंग में वही है मेन कि हमें कितना पैसा लगेगा, हमको कितना देना है वगैरह, ठीक है। दूसरा सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान, हम कितना सेल आउट करना है, हमें कितनी मार्केटिंग यानी कितनी उसकी एडवर्टाइजिंग करानी है, प्रमोशन कराना है, लोगों तक पहुंचना है, ये सारे प्लान हम उस पर डिस्कस करेंगे। फिर रॉ मटेरियल प्लानिंग कि कितना रॉ मटेरियल चाहिए भाई, कि जितना रॉ मटेरियल चाहिए उतना ही मंगवाएंगे। एक्सेस मंगवा लोगे या तो वो आइडल पड़ा रहेगा यानी अनयूज पड़ा रहेगा, और दूसरी चीज उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी फंस जाएगी, यानी वो इन्वेस्टमेंट जो उस आइडल इन्वेंट्री में पड़ी थी उसको अगर कहीं और लगाते तो शायद आपको कुछ अर्निंग ही हो जाती है ना। फिर है प्रोडक्शन प्लानिंग, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना किस हद तक करना है, कब तक करना है, ये सारी चीजें डिसाइड करनी पड़ती है। रिस्क असेसमेंट की हर एक बिजनेस एक्टिविटी में रिस्क एलिमेंट इन्वॉल्व होता है। इस रिस्क एलिमेंट के इंडल्जमेंट की वजह से हम हर एक चीज को बहुत सोच के चलते हैं, बहुत संभाल के चलते हैं, है ना, बस। और फॉर्मुलेटिंग मिटिगेशन प्लान, मिटिगेशन का मतलब होता है लेस करना, रिड्यूस करना। तो ऐसे कुछ प्लान फॉर्मुलेट करो यानी बनाओ जिसकी वजह से अगर हमारी ओवरलैपिंग इनएविटेबल है यानी हो सकती है, होने वाली है, तो हम उसे पहले ही कंट्रोल करना है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं इसके बाद डिमांड फोरकास्टिंग का इम्पैक्ट क्या पड़ता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। आइए उसके बारे में बात करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है आपका इम्प्रूव्ड सप्लायर रिलेशंस एंड परचेजिंग टर्म्स। बिल्कुल, अगर आप पहले से सारी चीजें एस्टिमेट करके रखोगे और उन्हें प्रॉपरली प्लान करोगे तो आप अपने सप्लायर को प्रॉपरली ऑर्डर दे पाओगे, वो प्रॉपरली डिलीवर कर पाएगा। क्योंकि कहते हैं कि 11th आवर में अगर एकदम निक ऑफ टाइम पर अगर आप कोई चीज ऑर्डर करो और बंदा ना डिलीवर कर पाए तो पहली चीज, अगर वो डिलीवर करेगा उसके पास कमी है तो वो बढ़ा के करेगा, यानी डबल रेट कर देगा या 1.5 गुना रेट कर देगा। और अगर नहीं कर पाता है तो आप उसके बीच में अनबन हो सकती है, ठीक। ये क्या है, तुम बेकार हो, तुम सप्लायर हो कि क्या हो, तुम्हारे पास कभी सामान ही नहीं रहता, ये वो दुनिया। तो आप उसके साथ ग्रीवेंस रखेंगे, वो कहेगा भैया आप हमेशा एकदम
एंड वक्त पे बताते हैं तो मैं क्या करूँ, आप पहले से बता के रखो कि हाँ मुझे इतना सामान चाहिए तो मैं मंगवा के रखूंगा, ठीक है। अगला है बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड रिसोर्स एलोकेशन। डिमांड फोरकास्टिंग में अगर हम बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में आपका इन्वेंट्री लेवल भी आता है, यानी जितनी ज्यादा अच्छी इन्वेंट्री होगी उतना ज्यादा यूटिलाइजेशन होगा। कभी होता क्या है कि अगर हम डिमांड फोरकास्टिंग पहले से कर लेते हैं तो हमें पता होता है कि हमें कितनी इन्वेंट्री मंगवानी है और उसी के अकॉर्डिंग हम प्लान भी कर लेते हैं। तो जितनी इन्वेंट्री मंगवाई उतनी इन्वेंट्री पूरी लग गई, यानी रॉ मटेरियल्स की इन्वेंट्री लग गई, उसकी वजह से हमारा एक सिंगल चवन्नी भी वेस्ट नहीं गई। यही हमें कि बेटर कैपिटलाइजेशन और रिसोर्स एलोकेशन के हर एक लेवल पे हमें चाहे फाइनेंशियल रिसोर्स हो, चाहे मैन रिसोर्स हो, चाहे रॉ मटेरियल रिसोर्स हो, हर एक चीज की प्रॉपर एलोकेशन कर दी जाती है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री लेवल। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है ना कम ना ज्यादा, एकदम एक्यूरेट इन्वेंट्री लेवल रखो कि अगर 100 की जरूरत है तो 100 ही आए, ना 80 ना 120 आए, ठीक। फिर इम्प्रूव डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग एंड लॉजिस्टिक्स। डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग का मेन मतलब है कि हम भाई अगर प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर जा रहा है तो वहां भी डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग होगी, और अगर सप्लायर टू प्रोड्यूसर जा रहा है तो वहां भी डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग होगी कि हर लेवल पे कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना सामान डिस्ट्रीब्यूट करना है और वो किस लेवल तक आएगा और कब आएगा, ये सारी चीजें पहले से प्लान करनी पड़ती है, ठीक है। और लॉजिस्टिक्स का मतलब है सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन ऑफ गुड्स जो कि हमें मिलना है इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, फिर जो हमें डिलीवर करना है इन द फॉर्म ऑफ फिनिश्ड गुड्स टू कंज्यूमर्स, ठीक है। फिर है इंक्रीज इन कस्टमर सर्विस लेवल्स। ऑब्वियसली कि अगर आप हर एक चीज पहले से ही फोरकास्टेड रखोगे तो आपके लिए कस्टमर सर्विस की लेवल भी हाई करना आसान हो जाएगा। आप जिस टाइम पे कंज्यूमर्स को जरूरत है आप उसी टाइम पे प्रोडक्ट लॉन्च कर दोगे तो वो भी खुश, आप भी खुश, आपका भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, आपकी इमेज बिल्डिंग होगी और कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड रहेगा। लास्ट है फैसिलिटेट्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में बहुत सारे परफॉर्मेंसेज हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मार्केट परफॉर्मेंस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन परफॉर्मेंस, ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस, ये सब के सब एक्यूरेट होंगे और टू दी पॉइंट होंगे, ठीक है। अगला देखते हैं आपका है वो है सिंपल मूविंग एवरेज, जो कि इसी के रिगार्डिंग है। लेट्स सी दैट। अब आपके सामने रख रहा हूँ सिंपल मूविंग एवरेज मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। मीन है कि एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर मेथड है ये सिक्योरिटीज और गुड्स दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो मैंने यहाँ लिख रखा है। इट इज यूज फॉर सिक्योरिटी इन गुड्स बोथ, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीरियड है, मतलब एक पीरियड कैलकुलेशन के लिए है, वो मिनिमम 5 years और मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। ओवरऑल इट इज फाउंड बाय द कंप्यूटिंग द एवरेज प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी और गुड ओवर स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीरियड्स। तो जितने भी पीरियड्स आपके पास हैं 4, 5 साल, 10 साल, 15 साल, उनकी जो एवरेज प्राइसेस होती हैं, जो टोटल कैलकुलेट करके निकालते हैं, उसको सिर्फ जोड़ना है और जोड़ करके जितने नंबर ऑफ ईयर्स के वो जो आपके स्पेसिफिक नंबर्स आपको मिले हैं उससे डिवाइड कर देना है। यानी अगर 5 स्पेसिफिक नंबर्स मिले हैं तो उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आपका निकल आएगा। इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू डिमांड फोरकास्टिंग किस चीज की करना, बाकी सारी चीजों की, और फाइनेंशियल बजटिंग करना इजी हो जाता है कि हमें इतना ही लगाना है, इससे ज्यादा नहीं जाना है, ठीक। मतलब ये पर्टिकुलर मेथड आपको बहुत ज्यादा हेल्प इसलिए करता है कि पहली बात तो सिंपल है, इसको निकालना आसान है, दूसरी चीज ये आपके एक्यूरेटनेस में एड ऑन कर देता है, ठीक है। तो आइए मेन चीज देखते हैं। और सबसे पहली चीज और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये क्लोजिंग प्राइस पे निकलता है अधिकतर। क्लोजिंग प्राइस तो इस वजह से क्योंकि जब मार्केट ओपन होती है तो उस समय जो ओपनिंग रेट होता है वो काफी हाई होता है। तो जैसे जैसे डीलिंग शुरू करते हैं 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 3 बजे, वैसे वैसे उसके जो प्राइसेस है वो मॉडरेट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे मार्केट बंद होने वाला होता है उसके जो प्राइसेस हैं जो हाई लेवल से मॉडरेट पे, वो एग्जैक्टली अपने क्लोजिंग पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने स्टार्टिंग की थी, ठीक। तो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट का ही प्राइस लिया जाता है, कभी भी हाई लेवल प्राइस नहीं लेते, ठीक है भी कि दैट की वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी इज ऑलवेज अराउंड द मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। तो उसमें जो भी लेस होगा उस पर देखा जाता है, ठीक है। तो सिंपल मूविंग एवरेज का जो फॉर्मूला है वो है P1 प्लस P2 प्लस P3 P4 P5 एंड P4 प्लस Pn। एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर, जितने भी आगे ईयर बढ़ते जाएंगे उतना, और जितना भी ईयर अपॉन एन मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी ईयर्स हमने उसको कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। फिर है आपके पास मैंने 4 पीरियड्स के एसएमए रखे हुए हैं विद प्राइसेस है। पहला है 1.2640, 1.2641, 1.2642 प्लस 1.2641। इन चारों को जब ऐड करोगे और 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर ये आएगा। ये आपका
सिंपल मूविंग एवरेज का मेथड का तरीका निकाल दिया, ठीक है। अगला है आपका वो है वेटेड मूविंग एवरेज। आइए उसको देखते हैं और फिर चलेंगे नेक्स्ट लेवल। बात करते हैं वेटेड मूविंग एवरेज की। तो वेटेड मूविंग एवरेज में मेन है, जैसे हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा कि उसमें हर एक नंबर के सामने एक ग्रेडिंग रहती है, एक उसका वेट रहता है, यानी उसकी एक वो रहती है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू रहती है उसके प्राइजेस की। वैसे ही सेम यहाँ भी है कि मेन है इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेड अलॉटेड टू द प्राइस, यानी जो प्राइस उसके ठीक बगल में उसका एक ग्रेड वेट जो है अलॉट कर दिया जाता है और उस ग्रेड वेट के अकॉर्डिंग ही इसकी एवरेजिंग की जाती है और असेसमेंट करते हैं। तो वेट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइसेस एवरी डे, एवरी आफ्टर 2 days एंड सो ऑन। तो जो पैटर्न ऑफ डिसाइडिंग वेट है वो हर दिन हो सकता है, हर दूसरे दिन या 2 दिन बाद हो सकता है, या कोई भी और जो पैटर्न हमने फॉलो करना है वो कर सकते हैं, ठीक। अब आपके सामने एग्जांपल रख रहा हूं, मतलब एक डेटा शीट है जो मैंने बनाई है अभी। वो है डेट है, क्लोजिंग प्राइस है और वेइंग है। हाँ, एक चीज है कि वेटेड मूविंग एवरेज भी क्लोजिंग प्राइस पर ही देखा जाता है, जैसे सिंपल मूविंग एवरेज था वैसे ये भी है, ठीक है। तो जून 26 $90.90 और इसका जो वेइंग था यानी ग्रेड था वो था 5/115। तो ये कोई उन्होंने एक वेट दे दिया कि हाँ ये सबसे टॉपेस्ट है, उसके बाद फिर नीचे फॉलो करेगा। फिर जून 25 $90.36 उसका 4/15 हो गया, ठीक है। जून 24 $90.28 3/15 हो गया, ठीक। जून 23 $90.23 एंड फिर 2/15 हो गया, ठीक। फिर जून 20 $90.11 ये सबसे लोएस्ट था, ठीक है। सबसे हाईएस्ट कौन सा है आपका 90.90, ठीक। सबसे लोएस्ट कौन सा है ये है। इसमें सबसे हाईएस्ट वे कौन सा है 5/15 और सबसे लोएस्ट कौन सा है 1/15। तो 90.11 का जो वेट है वो है 1/15। अब हमें वेटेड मूविंग एवरेज को कैलकुलेशन करनी है, तो करना क्या कुछ नहीं, इसका और इसका यानी पहली जो न्यूमरेटर वैल्यू है उससे इंटू करके टोटल निकाल लेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको टोटल करके तो उसे डिवाइड कर देंगे, ठीक। आंसर आपका ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, निकल आएगा, ठीक है। तो लास्ट है आपका वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी इसको स्मूथनिंग मेथड भी कहा जाता है। आइए इसको देखते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आखिरी मेथड आपके सामने रख रहा हूँ वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल का मेन मतलब है कि इसमें कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता। इसमें है कोई बहुत ज्यादा, कोई बहुत कम, कोई मॉडरेट, इस तरह के हमारे पास डेटा आते रहते हैं। इनफैक्ट बिजनेस के अंदर कोई वो है मतलब पैटर्नाइज्ड डेटा नहीं होता हमारे पास कभी कभी रेयर केस में या मोर देन रेयर केस में हमारे पास ऐसे डेटा आते हैं जो कि बहुत हाई, फिर बहुत लो और फिर मॉडरेट लेवल पे होते हैं। तो ऐसे डेटा को डील आउट करने के लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखा गया है, क्योंकि इनकी इनकंसिस्टेंसी इन डेटास की हमें थोड़ा सा हेडेक देती है और इस हेडेक को सॉल्व करने का काम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत आसानी से कर सकता है। मेन है कि रेट ऑफ डिक्रीज इन गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट कंसिस्टेंट, ये मैंने पहले बता दिया, इनकंसिस्टेंसी होती है। दूसरा, दिस मेथड इज एन इम्प्रूवमेंट इन एसएमए। इम्प्रूवमेंट इन एसएमए इसलिए कहा गया क्योंकि सिंपल मूविंग एवरेज में मेन है कि यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज का मेन कहा है कि सिंपल में एक पैटर्न ले लेता है, एक सिंक्रोनाइज फॉर्म में लेता है कि उसमें कोई इनकंसिस्टेंटी वाला डेटा होता ही नहीं है और इनकंसिस्टेंसी इसकी डीलिंग है। लेकिन सिंपल मूविंग एवरेज में कंसिस्टेंट डेटा की डीलिंग होती है। वहां पे है ये पैटर्न चला आ रहा है, उसको हम सॉल्व करते चले जा रहे हैं, उसको हमने जोड़ा फिर डिवाइड कर दिया, खत्म। तो होता क्या, नॉर्मली हम भी ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एक सिस्टमैटिक पैटर्न का डेटा होता है तो हमें उसे कैलकुलेट करने में बड़ी आसानी होती है, लेकिन उससे एग्जैक्टली हमें मार्केट का जो मूवमेंट है या ट्रेंड है वो पता नहीं चल पाता। लेकिन अगर हमारे पास हाई ऑल्टीट्यूड, लो ऑल्टीट्यूड और मॉडरेट लेवल के अगर डेटा होते हैं जिनको हम इनकंसिस्टेंट डेटा भी कहते हैं, उनकी हेल्प से हमारी डिसीजन मेकिंग और ज्यादा एक्यूरेट, प्रिसाइज और परफेक्ट होती है, ठीक है। फिर ट्राइज टू एलिमिनेट द लिमिटेशंस ऑफ मूविंग एवरेजेस एंड रिमूव द नेसेसिटी ऑफ कीपिंग पास डेटा। इसको एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि अगर हमारे पास मान लीजिए अगर इनकंसिस्टेंट डेटा है तो हमें थोड़ी सी टेडियसनेस लगती है काम में, लेकिन ये पर्टिकुलर जो मेथड है जो स्मूथनिंग मेथड के नाम से आता है, ये करता क्या है कि पहली बात है इसको बहुत ज्यादा पास डेटा की जरूरत नहीं होती। ये लेटेस्ट डेटा जो होते हैं उन्हीं को, क्योंकि ज्यादा पास डेटा अगर आप लोगे तो आपके लिए हेडेक बढ़ जाएगा
कि आपको पता नहीं कितना पीछे तक जाना पड़े और डेटा को कलेक्ट करना पड़े और फिर उस डेटा कलेक्शन के बाद आपको उसकी स्क्रीनिंग करनी पड़े। लेकिन अगर आपके पास इनकंसिस्टेंट डेटा ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके लिए काम थोड़ा टेडियस होगा, लेकिन हेल्पिंग नेचर का होगा। उससे आप ये जान पाएंगे अगर बहुत हाई लेवल का डेटा है, बहुत लो लेवल का है, मॉडरेट लेवल का है, आप तीनों को ही एडअप करके डिवाइड कर देंगे तो आपके लिए एक एवरेज डेटा निकल आएगा जो कि ये बता देगा कि हाँ कि एग्जैक्टली किस लेवल पे कस्टमर प्रेफरेंसेस हैं। ठीक, वो काम ये पर्टिकुलर स्मूथिंग मेथड कर देता है। तो वे कि रिमूव द नेसेसिटी ऑफ कीपिंग पास डेटा, ये मैंने कहा कि बहुत ज्यादा पास डेटा ये नहीं रखता। ठीक, क्योंकि जब भाई सीधी सा बात है आपने इनकंसिस्टेंट डेटा लिया हुआ है जिसमें बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं, तो उन अप्स एंड डाउन्स की वजह से आपकी जो असेसमेंट होगी और एस्टिमेशन होगी वो बहुत ही परफेक्ट होगी। और आपको ये चीज और बता देगा कि अगर बहुत ज्यादा हार्ड या रेयर कंडीशंस आए तो आप उसमें कैसे टैकल आउट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट है इसका दिस मेथड कीप्स अ रनिंग एवरेज ऑफ डिमांड एंड एडजस्ट इट फॉर द ईच पीरियड। रनिंग एवरेज का मतलब है कि इसमें एक वो है, एक सिस्टमैटिक फ्लो का आपके पास एवरेज रहेगा जो कि आपको हेल्प करेगा हर एक ईयर में अगर कोई भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो उसमें एडजस्ट करने पर, क्योंकि हर बार उसी एक स्टैंडर्ड डेटा की हेल्प से हम उसमें मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे, उसके बेसिस पे सबको कैलकुलेट करते जाएंगे। ठीक, फिर है इन प्रोपोर्शन टू द डिफरेंसेस बिटवीन द लेटेस्ट एक्चुअल डिमांड फिगर एंड लेटेस्ट वैल्यू ऑफ द एवरेज। तो लेटेस्ट एक्चुअल डिमांड जो भी होगी, चाहे वो इनकंसिस्टेंट हो या कंसिस्टेंट हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो वैल्यू होगी एवरेजेस की, उसका मल्टीप्लिकेशन करके हम आसानी से जान सकते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हैं और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को कंट्रोल भी कर सकते हैं, वैल्यूएट भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो इस लेक्चर के लास्ट में अपने डाउट्स को पोस्ट कर देना। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। ठीक है, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।